सभी को नमस्कार। आज की क्लास के अंदर हम बात करेंगे कि सेंटेंस कनेक्टर्स को करने की बेसिकली क्या अप्रोच है। अब ये आपको सेंटेंस कनेक्टर्स आपको हर बैंक एग्जामिनेशन में दिखाई दे जाएंगे और जितने ये इजी होते हैं एट द सेम टाइम उतने ट्रिकी भी होते हैं। तो इन क्वेश्चंस को करने का थोड़ा कंसेप्चुअल अप्रोच आज समझेंगे और थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद आप भी बहुत आसानी से इनको आप कर लेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप लोग नजर डालिए कि सेंटेंस कनेक्टर होते क्या है। आपके सामने आप लोगों को दो स्टेटमेंट दिखाई दे रही है, स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकंड। अब इन दो सेंटेंसेस को ये जो गिवन वर्ड्स हैं इनमें से किसी एक वर्ड के साथ कनेक्ट करना होता है, तभी इन्हें कहते हैं सेंटेंस कनेक्टर्स। अब इनको करने की बेसिकली दो अप्रोच है। अप्रोच तो एक ही है, करने के लिए आपको दो चीजों पर फोकस करना है। किस चीज पे फोकस करना है? सबसे पहले आपने फोकस करना है ये जो वर्ड्स होते हैं फर्दर मोर, बिसाइड्स, हाउएवर, लाइकवाइज, बिकॉज, इस टाइप के वर्ड्स के ऊपर आपकी बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपकी इस टाइप के वर्ड्स के ऊपर कमांड नहीं है, जैसे कि नॉनदलेस, नेवरदलेस, नॉटविथस्टैंडिंग, इनका मीनिंग, इनका यूसेज, इनके प्रॉपर यूसेज, इनके अगर एक से ज्यादा मीनिंग है वो मीनिंग नहीं पता है, तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस कभी नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहला काम इनके ऊपर कमांड बनानी है। दूसरी बात, अच्छा मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स पता है गलती क्या करते हैं इनको अप्रोच करने की। जो मैंने इनको बच्चों को अप्रोच करते क्या देखा है, वो क्या करते हैं कि ये वाले सेंटेंस को और इस वाले सेंटेंस को ना इस वर्ड के थ्रू जचा जचा के जोड़ने की कोशिश करेंगे। मतलब कि इस सेंटेंस को और इस सेंटेंस को एक एक वर्ड ना जचा जचा के जोड़ेंगे। पहले फर्दर मोर रख के देखेंगे, जच रहा है तो ठीक है, उसके बाद बिसाइड्स रख के देखेंगे, नहीं जच रहा, काटा मारेंगे, फिर अगले पे जाएंगे। ये जचाने वाला क्या चक्कर है मुझे समझ में ही नहीं आता। देखो आप एग्जामिनेशन में बैठे हो, आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आपकी करियर की बात है, ये जचाने वाली आदत लोग कहाँ से डाल लेते हैं मुझे समझ में नहीं आता। हम क्या फोटो एडिट कर रहे हैं क्या? नहीं, लाल वाली फोटो अच्छी लग रही है, ये नीले वाला फिल्टर अच्छा नहीं लग रहा है, अरे इस वाली फोटो पे तो तेरा भाई 200 लाइक लेके छोड़ेगा, बिजलियां गिरा देगा पूरी फेसबुक पे आज तो। भाई आप थोड़ा सीरियस होइए और थोड़ा चीजों को अलग तरीके से अप्रोच कीजिए, ठीक है। हाँ जी, जानिए करना क्या है, बहुत आसान है। एक तो ये बताया कि वर्ड्स का आपको मीनिंग पता होना चाहिए, ये जो वर्ड्स लिखे हुए हैं सारे। दूसरा ये कि जब भी आप इन क्वेश्चंस को करें तो इस सेंटेंस को और इस सेंटेंस की बस आप टोन पहचानिए, इनके मीनिंग देखिए और आपस में रिलेशन ढूंढने की कोशिश कीजिए। वो कैसे? बहुत आसान है, आज ये करके देखते हैं एक बार। पहले एक काम करते हैं, इन सारे वर्ड्स के मीनिंग जानते हैं। फर्दर मोर, बिसाइड्स, हाउएवर, लाइकवाइज, बिकॉज, क्योंकि इनके मीनिंग नहीं आते तो फिर करने का फायदा नहीं है। आज ये एक बार मैं अपनी तसल्ली के लिए आपको बता देता हूं ताकि मुझे लगे कि मैंने आपको ढंग से समझा दिया है। चलिए, पहला वर्ड आपके सामने फर्दर मोर। आपको आते तो रिवाइज हो जाएंगे, नहीं आते तो आपको पता भी लग जाएगा इनके मीनिंग क्या है। हालांकि मैं ये वर्ड्स के मीनिंग नहीं सिखा रहा हूं, मैं बस आपको क्वेश्चन को अप्रोच करना बता रहा हूं, लेकिन उसके लिए इनके मीनिंग पता होने चाहिए, ठीक है। चलिए, पहला वर्ड है फर्दर मोर। इसका मतलब इन एडिशन टू समथिंग या फिर मोर इंपॉर्टेंटली। एग्जाम्पल के तौर पे हाउस जो है वो बहुत ब्यूटीफुल है, फर्दर मोर इट इज इन अ ग्रेट लोकेशन। कोई बात कही है, उसी बात में कोई चीज ऐड करते हुए एक और बात कह दी है, फर्दर मोर, है ना। चलिए, अगला है बिसाइड्स। बिसाइड्स एक प्रेपोजिशन होता है, इसका मतलब इन एडिशन टू समथिंग, कि अतिरिक्त। जैसे डू यू प्ले एनी अदर स्पोर्ट्स बिसाइड्स बास्केटबॉल। बास्केटबॉल के अलावा क्या और कोई भी गेम खेलते हैं? मतलब वो तो खेलते ही खेलते हैं, क्या उसके अतिरिक्त, सॉरी अलावा नहीं, के अतिरिक्त क्या और कोई गेम भी खेलते हैं? अगला है लाइकवाइज। लाइकवाइज एक एडवर्ब होता है, इसका मतलब इन द सेम वे। एग्जांपल के तौर पे जस्ट वाटर दीज प्लांट्स ट्वाइस अ वीक, हफ्ते में 3 बार पानी दो। एंड लाइकवाइज द वंस इन द बेडरूम, तो जैसे ही इन पौधों को पानी दे रहे हो वैसे उन्हीं पौधों को भी पानी दो जो बेडरूम में है। अगला वर्ड आपके सामने हाउएवर, बहुत इजी वर्ड है लेकिन इसके दो मीनिंग होते हैं। पहला मतलब ये एक एडवर्ब है, इसका मतलब used to introduce a statement that contrasts with or seems to contradict something that has been said previously। मतलब कोई बात कही है, उस बात को कॉन्ट्रडिक्ट करते हुए जस्ट उसके विपरीत कोई बात कह दें तब हम यूज करते हैं हाउएवर। कॉन्ट्रास्टिंग एलिमेंट्स को जोड़ने के लिए हम यूज करते हैं। सेंटेंस पढ़िए, सम ऑफ द फूड क्रॉप्स फेल्ड हाउएवर द कॉटन डिड क्वाइट वेल। कहने का मतलब है वो बता रहा है कि कुछ फसलें खराब हो गई है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कॉन्ट्रास्टिंग बात कहते हुए बता रहा है लेकिन जो कॉटन है उसने बहुत बढ़िया किया। तो ये हो गया ना कॉन्ट्रास्टिंग एलिमेंट, हाउएवर का यूज करेंगे। अगला, हाउएवर का दूसरा मीनिंग भी होता है, यू यूज हाउएवर बिफोर एन एडजेक्टिव और एडवर्ब टू एम्फेसाइज दैट द डिग्री और एक्सटेंट ऑफ समथिंग कैन नॉट चेंज अ सिचुएशन। किसी चीज पे जोर डालने के लिए हम यूज करते हैं हाउएवर का। कैसे? सेंटेंस पढ़िए, हाउएवर हार्ड शी ट्राइड नथिंग सीम्ड टू वर्क। वो कितना ट्राई कर ले उसके लिए कोई चीज काम नहीं कर रही है। कितना ट्राई कर ले, कितना भी कर ले, फोकस नहीं डाल रहे हैं, जोर डाल रहे हैं ना। चलिए और देखिए, इफ एमा लाइक समथिंग शील बाय इट हाउएवर मच इट कॉस्ट। वो खरीद ही लेगी कितना भी कीमती क्यों ना हो, कितना भी। समझ में आ रही है ना बातें? फोकस कर रहे हैं किसी चीज के ऊपर, इसके बावजूद भी ये चीज हो जाएगी, खरीद लेगी उस चीज को। तो ये इसके मीनिंग थे। अब हम आते हैं क्वेश्चन के ऊपर
क्वेश्चन देखिए बहुत आसान है, आप दोनों की टोन पकड़िए। स्टेटमेंट फर्स्ट पढ़िए, स्टेटमेंट क्या है? द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स वन ऑफ मेजर्स इंटेंडेड ओनली फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। जो गवर्नमेंट है वो प्रोवाइड करवाती है वन ऑफ मेजर्स, ऐसे मेजर्स जो सिर्फ वन टाइम मेजर्स होते हैं, वन टाइम स्टेप्स को प्रोवाइड करवाती है, और ऐसे स्टेप्स सिर्फ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए ही हेल्प करते हैं क्योंकि वो वन टाइम होते हैं। स्टेटमेंट 2 पढ़िए अब आप। हाँ जी, द इकोनॉमिक एंड हेल्थ डेप्रिवेशन कोज्ड बाय नेचुरल और मैनमेड क्लैमिटीज हैव लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स। बता रहा है कि जो इकोनॉमिक और जो हेल्थ लॉस है, डेप्रिवेशन का मतलब होता है लॉस, जो इकोनॉमिक और जो हेल्थ लॉस है किसके द्वारा कोज किए गए हैं? जो नेचुरल और मैनमेड क्लैमिटीज, आपदा के द्वारा कोज किए जाते हैं, उनके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स होते हैं। तो आपने दोनों स्टेटमेंट्स को देखा तो ऊपर तो कह रहा है कि जो गवर्नमेंट है वो प्रोवाइड करवाती है वन टाइम मेजर्स जो कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए हेल्प करते हैं। नीचे बोल रहा है कि जो इकोनॉमिक और जो हेल्थ लॉस होता है इन आपदाओं के द्वारा, उनके जो इफेक्ट्स होते हैं वो लॉन्ग टर्म होते हैं। तो आपको दोनों स्टेटमेंट्स की टोन नहीं पता लगी कि पहले में तो कह रहा है कि भैया गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाती है वन टाइम मेजर, शॉर्ट पीरियड के लिए हेल्प करते हैं, लेकिन जो लॉस होता है वो लॉन्ग पीरियड के लिए होता है। क्या दोनों में कॉन्ट्रास्टिंग एलिमेंट नहीं है? बिल्कुल है। तो आप लोग मुझे बता दीजिए इन पांचों में से कॉन्ट्रास्टिंग वाला कौन सा होता है? अभी हमने सीखा, बताइए ना कौन सा होता है? हाउएवर, तो बीच में आना चाहिए यहाँ पे हाउएवर। हालांकि ये जो हमारे कनेक्टर्स होते हैं ये कहीं पे भी आ सकते हैं, ये सेंटेंस के शुरू में भी आ सकते हैं, बीच में भी आ सकते हैं, एंड में भी आ सकते हैं। एंड में बहुत रेयर आते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम या तो शुरू में मिलेंगे या बीच में मिलेंगे। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, आप रख रख के देखेंगे तो आपको नहीं पता लगेगा कि ये कहाँ पे आ रहा है, इसलिए आपको दोनों की टोन पहचाननी है। आ गई बात समझ में? पक्का? क्योंकि इसमें पहले ने बोला कि भैया शॉर्ट टर्म है, उसके बाद बोल रहा है हाउएवर, इफेक्ट तो लॉन्ग टर्म है। समझ में आया? चलिए एक काम करते हैं, एक और करके देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। अब जैसे ये क्वेश्चन है, वही वाली बात, पहले इनके मीनिंग जानते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। जब तक इनके मीनिंग, इनके यूसेज नहीं पता, पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। आ जाइए, चलिए सबसे पहला वर्ड है डेस्पाइट, आपने बहुत बार सुना होगा। इसका हिंदी में मतलब होता है के बावजूद, ये एक प्रेपोजिशन है। आई स्टिल एंजॉयड द वीक डेस्पाइट द वेदर। मौसम मैंने फिर भी एंजॉय किया, सॉरी हफ्ते को मैंने फिर भी एंजॉय किया मौसम खराब होने के बावजूद, मौसम के बावजूद। नॉट विथ स्टैंडिंग बहुत अच्छा वर्ड है, एक प्रेपोजिशन। इसका मतलब डिस्पाइट द फैक्ट और थिंग मेंशन, दोनों का मीनिंग ऑलमोस्ट सेम रहता है, डिस्पाइट का भी और नॉट विथ स्टैंडिंग का भी, किसी चीज के बावजूद। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, नॉट विथ स्टैंडिंग सम मेंबर्स ऑब्जेक्शंस आई थिंक वी मस्ट गो अहेड विद द प्लान। कह रहा है कि इनके ऑब्जेक्शंस के बावजूद भी हमें प्लान को कंटिन्यू करना चाहिए। ये तो लोगों का तो काम है कहना, ये तो कहते रहेंगे, इसके बावजूद भी हमें करना चाहिए। अगला है ऑल्टरनेटिवली, कई बार आपने सुना होगा, ये एक एडवर्ब है, इसका मतलब यूज्ड टू सजेस्ट अनदर पॉसिबिलिटी, दूसरी पॉसिबिलिटी को सजेस्ट करना। जैसे वी कुड गो टू द इंडियन रेस्टोरेंट और ऑल्टरनेटिवली वी कुड ट्राई दैट इन न्यू इटालियन प्लेस। हम इंडियन रेस्टोरेंट भी जा सकते हैं और दूसरी पॉसिबिलिटी, दूसरा ऑप्शन दे रहा है कि हम इटालियन प्लेस में भी जा सकते हैं, तो ऑल्टरनेटिवली ये इसका मतलब है। अगला वर्ड है देयर आफ्टर, कई बार आपने सुना होगा, बहुत बेसिक टर्म है। देयर आफ्टर मीन्स आफ्टर द इवेंट और डेट मेंशन्ड, किसी भी घटना के बाद कोई बात कही गई है, देयर आफ्टर, इस चीज के बाद। एग्जाम्पल, इन्फ्लेशन विल फॉल एंड देयर आफ्टर सो विल इंटरेस्ट रेट। पहले इन्फ्लेशन गिरेगी, उसके बाद उसके क्या गिरेगा, फिर इंटरेस्ट रेट भी गिर जाएंगे। सिंस, अब सिंस आपने ना टेंसेस में कई बार पढ़ा होगा, फॉर और सिंस। जो सिंस होता है ये पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आता है, लेकिन जो सिंस होता है वो कंजंक्शन भी होता है, टाइम के लिए तो आता है। जब वो टाइम के लिए आता है तब वो प्रेपोजिशन होता है, कि तब से लेकर अब तक, जो सुना होगा आपने। जैसे देखो इधर, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2015, 2015 से इंग्लिश पढ़ाना शुरू किया, अभी भी पढ़ा रहा हूं, तब से लेकर अब तक। ये जो टाइम का कॉन्टेक्स्ट होता है ना, तब सिंस प्रेपोजिशन होता है। मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि सिंस कंजंक्शन भी होता है। सिंस का मतलब क्योंकि भी होता है, बिकॉज भी होता है, एज भी होता है, एक ही बात है ये। जैसे सिंस वी हैव गॉट अ फ्यू मिनट्स टू वेट फॉर द ट्रेन, लेट्स हैव अ कप ऑफ कॉफी। वो बता रहा है कि क्योंकि हमारे पास टाइम है, अभी कुछ मिनट है ट्रेन को आने को, तो चलो क्यों ना जाएं और कॉफी पी के आए एक कप। तो ये वाला एक्शन इस वजह से हो रहा है कि टाइम है अभी हमारे पास, क्योंकि हमारे पास टाइम है तो चलो अब कॉफी पी के आते हैं। तो ये वाला एक्शन इस वजह से हो रहा है। कोज और इफेक्ट बता रहा है, और आप लोग जानते हैं कोज और इफेक्ट बताने के लिए, रीजन बताने के लिए हम बिकॉज का यूज करते हैं। वही सेम जो सेंस होता है वो सेंस देता है, इस वाले सेंटेंस को और इस सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है। समझ में आया? आज ये क्वेश्चन पे आते हैं, एक सेकंड में आपके सामने आंसर है, अगर आपने टोन पहचान ली तो। पढ़िए सेंटेंस पढ़िए। स्टेटमेंट फर्स्ट क्या लिखी हुई है? स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है? पढ़िए।
Our education system has not trained our teachers and students to think creatively and manage in a crisis situation and has underplayed the importance of e-learning. क्या बोल रहा है कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसने ट्रेन नहीं किया है, किसको? टीचर्स को ट्रेन नहीं किया है एंड स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स को किस चीज के लिए ट्रेन नहीं किया है? टू थिंक क्रिएटिवली एंड मैनेज इन अ क्राइसिस सिचुएशन, कि वो क्रिएटिवली कोई चीज सोच पाए, इस तरीके से एजुकेशन सिस्टम ट्रेन नहीं करता है। और अगर कोई क्राइसिस वाली सिचुएशन आती है, कोई संकट आता है, तो उसमें वो मैनेज भी नहीं कर पाते हैं, इस चीज के लिए भी ट्रेन नहीं किया है। एंड हैज अंडरप्लेड द इंपॉर्टेंस ऑफ ई लर्निंग, और हमेशा से जो ई लर्निंग है, जो ऑनलाइन लर्निंग है, जो इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग है, उसकी जो इंपॉर्टेंस है, उसकी जो महत्वता है, उसे अंडरप्ले किया है, मतलब उसकी महत्वता को कम समझा है। तो ये पहले स्टेटमेंट का मीनिंग है। दूसरे का देखेंगे, दे आर अनप्रिपेयर्ड फॉर द ट्रांजिशन फ्रॉम द क्लासरूम टू ऑनलाइन। ये दे कौन है? दे टीचर्स हैं। तो वो लोग अनप्रिपेयर्ड है बदलाव में आने के लिए। कौन से बदलाव में? वो जो बदलाव आ रहा है क्लासरूम से ऑनलाइन की तरफ, जो बदलाव आ रहा है। तो आप लोग ध्यान से समझिए, देखो पता क्या है, बहुत सिंपल चीज है। पहले स्टेटमेंट में क्या रहा है कि जो हमारे एजुकेशन सिस्टम ने ट्रेन नहीं किया है और जो ई लर्निंग की इंपॉर्टेंस है ना, उसको नकारा है। और अगले में कह रहा है कि वो अनप्रिपेयर्ड है उस बदलाव के लिए जो क्लासरूम से ऑनलाइन की तरफ आया है। तो आप लोग देख लीजिए ना कि पहले वाले एक्शन की वजह से ये वाला एक्शन हो रहा है। अगर उन्हें ट्रेन किया होता तो वो प्रिपेयर रहते। अगर उन्हें क्रिएटिवली थिंक करने के लिए प्रिपेयर किया होता, ट्रेन किया होता, या क्राइसिस में मैनेज करने के लिए उनको प्रिपेयर किया होता, ट्रेन किया होता, या ई लर्निंग की इंपॉर्टेंस बताई होती, तो वो अनप्रिपेयर्ड थोड़ी होते, वो प्रिपेयर्ड होते। लेकिन भाई मेरे ट्रेन नहीं किया ना, उन्होंने अंडर प्ले किया ना इंपॉर्टेंस को, इसलिए वो अनप्रिपेयर्ड है। तो इस चीज की वजह से ये चूज हुई है। तो क्या कोज और इफेक्ट वाला कॉन्टेक्स्ट नहीं आ रहा? क्या बिकॉज वाला रीजन नहीं आ रहा कि क्योंकि ऐसा हुआ है तो इस वजह से ये हो गया? तो आप लोग मुझे बता दीजिए कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो बताता है रीजन को। आप लोग जानते हैं सिंस बताता है। सिंस का दूसरा मीनिंग जो बताया था मैंने, तो यहाँ पे आपका स्टार्टिंग में सिंस आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? कि क्योंकि ये वाला एक्शन हुआ है, उस वजह से ये वाला एक्शन हुआ है। अब आपको सिंस का दूसरा मीनिंग नहीं पता होता तो क्या आप कर पाते? बिल्कुल नहीं कर पाते। तो इसलिए मैं आपको कह रहा था कि आपको हर एक जो वर्ड्स, जो कनेक्टर्स हैं, उनके मीनिंग पता होने चाहिए, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। उम्मीद करता हूं आपने थोड़ा सा कंसेप्चुअली अप्रोच करना से सीखा होगा। बाकी इंग्लिश से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं आपको हर टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने की लॉजिकल अप्रोच बताने की कोशिश करूंगा। फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए फिर बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत प्यार।